हेलो हेलो। ओके, चलो आज फिर हमारा जो वॉइस है वो अभी चेंज हो गया। ठीक है, अभी साउंड आ रहा होगा प्रॉपरली। ओके, एक बार साउंड आ रहा है तो भाई थम्स अप करके एक बार कमेंट कर दो सभी लोग कि सर अब साउंड आ रहा है प्रॉपर। एक बार मुझे बता दो कि आप तक साउंड प्रॉपरली पहुंच रहा है। ठीक है, आ गई। चलो भाई, बढ़िया से आ गई है आवाज आप तक। तो आज एक नया चैप्टर, एक नया पड़ाव हमारे बीच में आ चुका है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। एसएससी का, रेलवे का, बैंक हो, है ना, जितने एग्जाम्स होते हैं, आपका यूपी के स्टेट्स के एग्जाम्स हो, ट्रिपल एससी हो गया, पेट का एग्जाम हो गया जैसे कल, तो यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम्स हैं, यूपी स्टेट के जितने एग्जाम्स हैं, अदर स्टेट्स के जितने एग्जाम्स हैं, है ना, आपका बैंकिंग से रिलेटेड एसएससी हो गई, रेलवे हो गया, जितने भी बोर्ड्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, किसी भी स्टेट का स्पेसिफिक एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, है ना, यूपी के एग्जाम्स हो गए, सभी एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लाभ और हानि। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पहले समझना है। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो क्यों है ना, कोई भी आदमी आपको पसंद है तो क्यों है, कोई अगर नहीं पसंद है तो क्यों है। हर एक चीज का आपको क्यों से स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको चीजों के बारे में पता चलने लगेगा। क्योंकि लाभ हानि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन उसका सिंपल सा है, रीजन उसका ये है कि देखो, आपकी जहां पे भी जॉब लगेगी, आपकी जॉब कहां पे लगेगी, मान लो आपकी जॉब एसएससी जीडी में लग जाती है। ठीक है, तो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करने ही पड़ेंगे। तो हर एक काम आप किस तरह से करें कि आप प्रॉफिट में रहें, आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में रहे। अगर बैंक में है तो बैंक में आप किस तरह से ट्रांजेक्शन्स करें कि आपकी बैंक प्रॉफिट में रहे। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का है तो आप यूपी स्टेट के जो भी कार्य देख रहे हैं उनमें सभी जगहों पर प्रॉफिट प्रॉफिट आपको होना चाहिए और लॉस नहीं होने पाए, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो ये लाभ और हानि का ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में भी आता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिक टर्म्स, इसमें 5 से 6 बेसिक टर्म्स होते हैं जिनको समझते हैं पहले, और फिर उस पर बेस्ड आज प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी खूब अच्छे से। ठीक है, खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको जिनको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ठीक है, और देखो हम लोग इस चैप्टर में 4 चैप्टर्स बेसिक जो हम लोगों ने पढ़ने हैं उनको भी साथ ही साथ में कवर करेंगे। जैसे परसेंटेज का यहाँ पर बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, परसेंटेज का बात बात पे यूज आएगा, बहुत बार बार इसका यूज आएगा, है ना। रेशियोज का बहुत यूज होगा, रेशियो का यूज आपका बार बार इसमें पढ़ने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में। ये 2 चैप्टर्स आप यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान से अच्छे से समझोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर एलिगेशन का यूज होगा, तो एलिगेशन के चैप्टर को भी हम लोग इसके बाद कवर करेंगे। ठीक है ना, तो एलिगेशन भी यहाँ पर स्टार्ट होगा, प्रमिश्रण जिसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर्स यहाँ पर यूज होंगे, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ध्यान से आप इन चीजों को देखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्या क्या चीजें। तो देखो, एक बेसिक चीज तो आप सभी बच्चों को पता है। गुड आफ्टरनून बेटा। एक बेसिक चीज आप सभी बच्चों को पता है, और वो क्या है, एक बेसिक चीज आपको ये पता है कि जो भी प्रॉफिट होता है वो हमें पता है कि जितना हम लगाते हैं उस पर बेस्ड होता है। तो मैंने क्या बोला, जितना भी हम लोग लगाते हैं, तो जो लगता है ना, जो हमारी तरफ से लग जाता है, इसको बोलते हैं लागत मूल्य। बहुत ध्यान से सुनते चलना, हर एक टर्म को मैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाता चलूंगा। ठीक है, आप इसको क्या बोलते हो, लागत मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस या फिर लागत मूल्य। जिन बच्चों को एकदम नहीं आता है ना, आप भरोसा रखिए, मैं आपको इतना अच्छे से सिखा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस कि आपको कभी कहीं दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का, आप इसी बेसिक क्लास से और इन्हीं आने वाली क्लासेस से आप हर एक लेवल के क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो बस आपको इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको आती होंगी और बहुत सारी नई नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वन आपने कौन सा सीखा, लागत मूल्य। क्या होता है लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या है, जितनी आपको कॉस्ट पड़ी, किसी चीज को आपने खरीदा तो जितनी लागत आपकी जेब से, है ना, जो जेब से जितने भी रुपए गए
वो सारी उस चीज की लागत मूल्य होगी। आपने कहा सर बात समझ में आ गई, पहली चीज थोड़ा सा क्लियर हो गई, आपको ये चीज समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। तो पहली चीज लागत मूल्य आपको समझ में आ गई, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसके बाद आपने कोई भी चीज खरीदी तो आप क्या करते हो, उसको बेच देते हो, तो बेचते भी जिस पे हो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, आपने कहा सेलिंग प्राइस बोलते हैं। देखो हिंदी में बहुत सारे नाम है, हिंदी में बहुत सारे नाम है, आप जो चाहो वो बोल सकते हो। इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, इसको बिक्री मूल्य भी बोलते हैं, बिक्री मूल्य, है ना। इसको लागत मूल्य बोलते हैं, इसको क्रय मूल्य भी बोलते हैं। आपने कहा अच्छा हाँ सर ये बुक में यही लिखा रहता है, क्रय मूल्य बुक में लिखा रहता है, तो विक्रय मूल्य भी बुक में लिखा रहता है और इसको बिक्री मूल्य भी बोला जाता है, तो यही बिक्री मूल्य हो गया। अब आपने कहा सर यही दो होते हैं क्या बस, नहीं नहीं यही दो नहीं है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है अभी बताते हैं। ये होता है मार्क प्राइस। देखो मार्क प्राइस क्या है ना, मार्क प्राइस को आप समझिए, जैसे आप कोई भी चीज कभी भी खरीदते हो, कोई भी चीज जब आप कभी भी खरीदते हो ना, तो जब खरीदते हो तो आप उसके लिए एक फिक्स अमाउंट पे करते हो जो उस पर लिखा रहता है ना। आप कभी भी उससे ज्यादा नहीं पे करते हो, आपने एक चीज देखी होगी, कभी भी आप उससे ज्यादा पे नहीं करते हो, है ना। आपको जितना वो बोलता है उतना ही पे करते हो, उससे ज्यादा कभी नहीं पे करते हो, ऐसा होता है कि नहीं। जैसे मान लो आप पार्ले जी का बिस्किट लेने गए, ठीक है, देखो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और आपको धीरे धीरे काम आएंगी, तो आप यहां से बेसिक चीजों को बहुत अच्छे से सीखते हुए चलो। तो जैसे आपने पार्ले जी का बिस्किट है या ब्रेड लेने चले गए, चलो ब्रेड लेने जाते हैं, ठीक है, तो ब्रेड लेने गए, तो अंदर ब्रेड थी, ऊपर यहाँ पे आपका लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, एमआरपी। एमआरपी कितनी लिखी थी, 35 रुपए की। बात समझ में आया। तो ये क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं या इसका मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब रिटेल शॉप्स में, जब आप रिटेल में, रिटेल का मतलब क्या होता है, एक एक या दो दो या फुटकर, तो आप जब फुटकर में लोगे तो इसका मैक्सिमम जो प्राइस सेल किया जा सकता है 35 रुपए का। क्या हमेशा 35 की लाते हो, कभी कभी क्या होता है आप उसको बोलते हो अरे भैया इतने दिनों से लेते हैं, आप ही के यहाँ से लेते हैं, आप ही के पुराने कस्टमर हैं, आज कुछ कम कर लो, तो वो क्या कहता है, अच्छा चलो आज तुम 30 रुपए की ले जा लो, है ना, इतने दिनों से तुम रोज आ रहे हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो दुकानदार है जो कि 35 में सबको बेचता है, लेकिन आपके अच्छे व्यवहार के कारण, आपके अच्छे चरित्र के, आपका जो कैरेक्टर है उसको बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत प्रभावित हुआ, तो आपको 30 रुपए में बेच देता है। तो ये एमआरपी क्या है, ये वो प्राइस है जो उस पे छपा हुआ है, तो छपा हुआ मूल्य इसको बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य भी बोलते हैं, जो उस पे अंकित है, लिखा हुआ, ये मूल्य इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अब देखो यहां पर ये तीन टर्म्स है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो चीजें जो बार बार यूज में आने वाली है, ठीक है। तो क्या क्या टर्म आपने सीखा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो लागत मूल्य जो कि आपकी कॉस्ट करता है, जितना आपको लागत, आपकी जेब से जितना लग जाए वो लागत मूल्य है। जितने पे आप बेच देते हो वो विक्रय मूल्य है। लेकिन अगर किसी वस्तु को आप बेचने से पहले क्या करते हो, अंकित मूल्य, एक प्राइस उसमें टैग लगा देते हो कि भैया 35 से ऊपर नहीं बेचना है, इसके ऊपर नहीं जा सकते, है ना। ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति 35 के ऊपर नहीं बेच सकता है। ये गवर्नमेंट का नियम है कि अगर कोई एमआरपी से ऊपर बेच रहा है तो उसका जो लाइसेंस है, वो दुकान जो उसने खोल करके रखी है, उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। बात समझ में। तो ये बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि एमआरपी मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम 35 में बेच सकता है, 30 में भी बेच सकता है, 35 से कम में कितना भी अमाउंट पे बेच सकता है। बात समझ में आई। तो इसका भी अभी आपको यूज समझ में आएगा कि क्या है। अब देखो तीन टर्म्स आपके और होते हैं जो कि आपको सीखना है। देखो तीनों से रिलेट करते हुए तीन टर्म्स है। पहला टर्म क्या है, अब हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, जैसे कॉस्ट प्राइस है तो इसको हम लोग सीपी लिखेंगे। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सीपी से, ठीक है, सीपी से। जो सेलिंग प्राइस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एसपी से, और जो अंकित मूल्य मार्क प्राइस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एमपी से। तो एमपी, सीपी और एसपी, इससे आप समझ जाना कि सीपी क्या है, लागत मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या है, एसपी, और अंकित मूल्य कितना है, एमपी है, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने। अब देखो क्या होता है, अब आपने कहा सर तीन टर्म्स में से पहला टर्म तो हमको सभी को पता है, कौन सा, प्रॉफिट का। तो देखो प्रॉफिट क्या होता है, पहले आप इसको समझिए, प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है ना। देखो प्रॉफिट क्या होता है, अगर सही से वैसे लिखना चाहिए तो ऐसे लिखना चाहिए कि प्रॉफिट जो होना चाहिए वो ग्रीन कलर से हो, है ना। आपने देखा होगा कि रेड कलर क्या शो करता है, रेड कलर शो करता है लॉस को।
तो रेड कलर लॉस को शो करेगा और ग्रीन कलर प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया और यहां पर आपका लॉस आएगा। ठीक है ना, तो देखो प्रॉफिट क्या होता है, कितने का प्रॉफिट होता है और कैसे प्रॉफिट आता है, वो चीजें हम लोग को सीखनी है। ठीक है, देखो आपने कहा प्रॉफिट क्या होता है सर बताइए जरा, तो मैंने कहा देखो प्रॉफिट तो तुम सभी जानते हो कि मान लो अगर कोई भी चीज है तुमने 500 रुपए की खरीदी और तुम उसको 600 में बेच दो, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 100 रुपए का। बस यही प्रॉफिट है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो भी है उसमें से घटा दिया जाए कॉस्ट प्राइस, तो ये आपका क्या आ गया, यही आपका प्रॉफिट आ गया। बस इतना सा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने क्या बोला कि अगर जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा हो, बड़ा हो, ठीक है ना, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा हो किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो आप क्या करोगे, इनका अंतर ले लोगे, इनको घटा दोगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है तो बड़े में से छोटे को घटा दोगे, ये आपका प्रॉफिट आ गया। ऐसे ही अगर आपसे लॉस पूछा जाएगा तो लॉस कितना हो जाएगा, आपने कहा सीपी अगर बड़ा हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपका जो लागत मूल्य है अगर बड़ा है किससे, सेलिंग प्राइस से, तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, इस केस में इसको बोलेंगे कि यहां पर लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आपने 500 रुपए में खुद खरीदा था लेकिन 400 में बेच रहे हो क्योंकि अब आपके काम की नहीं है कोई चीज, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस कैसा है, बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सीपी माइनस एसपी, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी लॉस के बराबर होगी। अब यहां पर कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर ये एसपी सीपी लिख रहा हो, आप हिंदी में क्यों नहीं लिख रहा हो, तो बेटा ये टर्म्स हैं, अगर मैं क्रय मूल्य लिखूंगा तो बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो इस वजह से मैं शॉर्ट टर्म्स लिख रहा हूं, आप इसको समझते चलो। ये प्रॉफिट है, यानी कि आप इसको ये कह सकते हो कि भाई प्रॉफिट को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको लाभ लिख सकते हैं। अगर मैं हानि बोल रहा हूं तो इसको हानि लिख सकते हैं, है ना, तो ये आप इस तरह से कह सकते हो, लेकिन इसके लिए हिंदी की आप डिमांड ना करें, ये थोड़ा सा नॉनसेंस डिमांड है। तो आप प्रॉफिट है, लाभ है एसपी माइनस सीपी, लॉस है, हानि है, सीपी माइनस एसपी होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके आगे देखो क्या है, ये तो प्रॉफिट या लॉस ये तो आप सीधे से कैलकुलेट कर लेते हो, लेकिन एक और बहुत अच्छा टर्म बनता है इसमें और उसको बोलते हैं परसेंट प्रॉफिट, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ तो अलग चीज है और लाभ प्रतिशत जो है वो अलग चीज है। ठीक है ना, तो इसको भी आपको समझना है कि लाभ प्रतिशत अगर पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे, या लाभ प्रतिशत क्या होता है, इसको भी आप देख लो। तो लाभ प्रतिशत जो होता है ना वो कुछ अंतर नहीं है, कुछ अलग नहीं है, लाभ प्रतिशत भी यहीं से आप निकाल सकते हो। कैसे, ये आपका क्या आया, प्रॉफिट आ गया, है ना, प्रॉफिट को अगर मैं पी से रिप्रेजेंट कर दूं तो जो प्रॉफिट है अपॉन में कॉस्ट प्राइस और इसका अगर गुणा 100 से कर दें तो यही आपका क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। अब देखो प्रतिशत की आपको डेफिनेशन पता है कि कोई भी प्रतिशत है, मान लो 5 का 10 से पूछते हैं कितना परसेंट है, तो 5/10 गुणे 100 करते हैं। तो प्रॉफिट आप किस पे जनरेट कर रहे हो, प्रॉफिट हमेशा आप किस पे जनरेट करते हो, कॉस्ट प्राइस पे, जो आपकी लागत लगी है, जो भी आपकी जेब से पैसा गया उस पर आपको प्रॉफिट होता है ना। तो लाभ प्रतिशत हम लोग जनरली किस पे जनरेट करते हैं, आपकी कॉस्ट प्राइस पे, कितना आपका लगा, तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये लागत प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट प्रतिशत हो गया, लाभ प्रतिशत हो गया। इसी तरह से आपका आ जाता है हानि प्रतिशत, है ना, तो हानि प्रतिशत क्या होता है वो भी देख लो। जो हानि प्रतिशत है ये भी आप क्या बोलोगे कि ये मान लो लॉस हो गया, ठीक है ना, अगर इतने का लॉस हो गया है, इतने का लॉस हो गया तो परसेंट लॉस या फिर आपसे बोले हानि प्रतिशत कितनी हो जाएगी, आपने का जो भी लॉस हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये आपका, यही आपका क्या हो जाता है, यही आपका लॉस हो गया। दोनों चीजें किस पे कैलकुलेट करी जाती हैं, कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य पे। लागत मूल्य पे कुछ फायदा हुआ तो वो फायदे का प्रतिशत हो गया, कुछ नुकसान हुआ तो नुकसान का प्रतिशत हो गया। यहां तक बात पूरी अच्छे से समझ में आ रही है, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे जो टर्म है वो बढ़िया टर्म है, वो आपको सीखना है, जिसको की बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंट। ये किसको मिलता है, जो लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, है ना, इसके बड़े नाम होते हैं। इसको कहीं पे बोलते हैं बट्टा, क्या बोलते हैं, बट्टा मिलेगा तुम्हें, बट्टा, है ना, और कहीं पर इसको बोलते हैं छूट मिल जाएगी, कि तुम्हारे, है ना, बड़ा सा कहीं कहीं लिखा रहता है छूट है, छूट है, छूट है, डिस्काउंट है, बट्टा मिल रहा है, कितना है, सेल में लिखा रहता है ना, आपको सेल में कई जगहों पर ऐसा लिखा मिल जाता है, क्या मिल जाता है कि भाई यहां पर डिस्काउंट है, बहुत सारा यहां पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। बात समझ में आई, तो वही डिस्काउंट जो होता है वही क्या होता है, बट्टा होता है।
तो डिस्काउंट कैसे होता है, अब आपको यहां पर पता होना चाहिए पहले कि डिस्काउंट देते किस पे हैं। देखो आपने कॉस्ट प्राइस का, मैंने आपको पहले बोला कि 3 टर्म्स हम लोग सीख रहे हैं, कौन कौन से, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब आपने कॉस्ट प्राइस पे देखा कि प्रॉफिट हो सकता है, सेलिंग प्राइस पे बेच दिया आपने, और अगर ये वैल्यू बड़ी है तो लाभ हो गया। अगर ये वैल्यू छोटी है यानी विक्रय मूल्य छोटा है, आपकी कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य कैसा है, बड़ा है, आपने बेचा कम में, तो ये क्या हो गया, नुकसान हो गया। अभी तक इसका रोल नहीं आया था, अब इसका रोल आएगा, समझो। अब क्या होगा, आपने कोई चीज बनाई, उसको रैप किया, उसके ऊपर लिख दिया कि 35 रुपए की बेचनी है, जैसे कि वो ब्रेड है, आपने ये ब्रेड अपने घर में एक कारखाना खोला छोटा सा कि ब्रेड बनाएंगे सब लोग घर के, तो घर के सब लोगों ने ब्रेड बनाना स्टार्ट किया, तो ब्रेड भाई कितने की बेचनी है, हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि भैया देखो 25 रुपए हमारे लगते हैं, ठीक है ना, इसको समझना, तो ये आपको आगे के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, है ना। लागत कितनी आ रही है, आपने कहा देखो 5 रुपए का मैदा आ गया, ठीक है, 5 रुपए का मैदा हो गया, 5 रुपए एक दिन का एक पर्सन जो बनाएगा उसकी लागत हो गई पर्सन को बेचने के लिए, ठीक है। 5 रुपए आप उसको दोगे जो दुकान वाला है, 5 रुपए की आपकी बिजली लग रही है, यातायात का किराया खर्चा जोड़ा, आपने कहा टोटल जो लागत आ रही है कितनी की आ रही है, 25 की आ रही है। आपने क्या किया, आपने एक फायदा सोचा, आपने सोचा कि भैया क्या करते हैं कि इतने का फायदा हो जाए, कितने का, कम से कम जो फायदा या लाभ आपने सोचा कि एटलीस्ट में 10 रुपए का फायदा लेंगे, ठीक है ना। तो 25 की चीज को आपने कितने में बेच दिया, 35 में, बात समझ में आई। तो ये जो 35 रुपए आपने उस पर प्रिंट कर दिया कि कोई इससे ज्यादा पे ना बेचे, नहीं तो हमारी जो वस्तु है वो बिकना ही बंद हो जाएगी। भाई आदमी कितना भी मार्क कर सकता है, 25 रुपए की ब्रेड है, हो सकता है 100 रुपए मार्क कर दे, तो ये आपने ऐसा देखा कि जो मार्केट में रेट है उसी रेट के आसपास, तो 10 रुपए का आपको फायदा हो रहा है, जिसमें से आपने देख लिया कि सभी 100 वालों को सबको थोड़ा थोड़ा पैसा डिवाइड हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हाँ 35 मार्क प्राइस करना चाहिए। अब वो जो दुकान वाला है उसको भी इसमें कुछ हिस्सा मिल रहा है, उसी हिस्से में से वो क्या करता है कि अगर किसी एक बंदे को या किसी एक अच्छे बच्चे को जो कि बार बार उसके पास ही आता है, ताकि वो ग्राहक उसका बना रहे, उसके पास आता रहे, उसने क्या किया, इसकी कीमत थोड़ी सी कम कर दी अपने हिसाब से, कभी उसको 34 रुपए में बेच दिया, या कभी उसने उसको 32 रुपए में, या कभी उसने उसको 30 रुपए में, इस तरह से बेच दिया, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो यही क्या बोलते हैं कि मार्क प्राइस से, और ये क्या है, ये बेच रहा है, तो ये कहां पर आ गया, ये सेलिंग प्राइस पे आ गया। तो मार्क प्राइस से जो सेलिंग प्राइस है ये कम होता है हमेशा, कभी भी मार्क प्राइस से ऊपर नहीं बेच सकता। लॉकडाउन में भले ही बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि 35 की चीज को 40 में बेचा, गलत काम है, गलत किया गया, अगर कोई ऐसा पकड़ा गया तो डीएम ने उन लोगों को बहुत सारी सजाएं भी दी हैं, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए, ये इलीगल भी है। और आप भी हमेशा दो चीजें हमेशा देख करके कोई भी चीज खरीदिए, एक उसकी एमआरपी, दूसरी उसकी एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट और एमआरपी ये दोनों आपको देखना चाहिए, है ना, जागो ग्राहक जागो। तो 35 की चीज आप उससे कम में खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा में नहीं। तो ये जो अंतर आता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट, अब आपसे अगर कोई पूछे कि डिस्काउंट किसका किसका अंतर है, तो अब आप कह सकते हो, आप क्या बोलोगे कि सर मार्क प्राइस हमेशा बड़ा होता है, यानी अंकित मूल्य जो होगा बड़ा होगा, अंकित मूल्य से सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य तक आ गए, जितने की कमी कर दी वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ये ही आपका क्या है, डिस्काउंट है, बट्टा है। यहां तक बात समझ में आई। अब आपने कहा सर इसका प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंट बताया, लॉस का लॉस परसेंट बताया, तो डिस्काउंट का भी डिस्काउंट परसेंट बताना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए। तो इसका भी डिस्काउंट परसेंट भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको डिस्काउंट परसेंट आप बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, छूट प्रतिशत या बट्टे का प्रतिशत, तो ये डिस्काउंट परसेंट हो जाता है। अब ये देखो, आपने देखा कि ये किस पे कैलकुलेट हो रहा था, कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस हो रहा है, ये किस पे, मार्क प्राइस पे कितनी की डिस्काउंट दिया जा रहा है, किस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है उस पे हमेशा काउंट होता है। तो डिस्काउंट किस पे काउंट होगा, मार्क प्राइस पे, बात समझ में। तो ये डिस्काउंट परसेंट किसके बराबर होता है, आपने कहा कि अगर डी का डिस्काउंट मिले, अगर डी का डिस्काउंट मिले, भाई इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे प्रॉफिट को पी लिख दिया, लॉस को एल लिख दिया, तो डिस्काउंट को डी लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्काउंट जो मिला डी कितने पे, मार्क प्राइस पे, गुणा कर दोगे 100 से, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। बात समझ में आया, यहां तक कितने बच्चों को बात समझ में आई। देखो ये वो चीजें बेटा जो आपको कोई भी नहीं पढ़ाता है,
कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीजें आती, बिल्कुल मुझे पता है बेटा, आप में से बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं भी आते। इस वजह से ये सारी चीजें पढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं से ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ इतना सही कॉन्सेप्ट है। इसी चीजों को अब हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा इतना ही है। अगर ये चीज आपको आती है तो इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो गया? तो आपने क्या बोला कि प्रॉफिट परसेंट समझ गए, लॉस परसेंट समझ गए, डिस्काउंट परसेंट समझ गए। डिस्काउंट कहां पर मिलता है ये भी समझना है, हमेशा मार्क प्राइस पे। प्रॉफिट या लॉस कहां पर होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश में बोल रहा हूं, लेकिन आपको इसको समझते हुए चलना है, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट और लॉस पे बात करेंगे, कल की क्लास में डिस्काउंट पे बात करेंगे। अच्छा, तो यहां तक की बात सारी समझ में आ गई? यहां तक की बात एक बार जल्दी से रिवाइज कर दूं तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, यानी कि लाभ और हानि, और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले 3 टर्म्स आपने देख लिए, लाभ, हानि और लागत मूल्य, क्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य, अंकित मूल्य या खुदरा मूल्य, है ना, इसको कई नाम दिया जाता है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रॉफिट, लॉस या डिस्काउंट, और इसका परसेंटेजेस भी समझ लिए। अब इसके आगे जो आता है, इसके आगे हम लोगों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा, इसके आगे क्वेश्चन आ गया, है ना। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको जल्दी से, एकदम तेजी से, अब अपनी स्पीड दिखाते हुए जल्दी से क्या करेंगे? राइट आंसर्स बताएंगे सभी बच्चे। खूब सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं आप सभी के लिए, और खूब सारे क्वेश्चंस को जल्दी से अटेम्प्ट करना है। चलो आ जाओ, अब आ जाइए रण के मैदान में, और राइट आंसर्स बताइए क्या होगा। चलो अटेम्प्ट करो। कोई वस्तु है 110 रुपए की, है ना, इसको खरीद कर 110 रुपए में खरीदा और 114.4 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? सारी बातें समझ में आ गई आपको, और जल्दी से अटेम्प्ट करना है, राइट आंसर्स बताने। अब मुझे कमेंट्स में एकदम आंसर्स आते हुए दिखने चाहिए, सभी बच्चों को करेक्ट आंसर कमेंट करना है। अब बहुत तेजी से अब आप कमेंट करना चालू करेंगे, और मैं आपको इसको सिखाता हुआ चलता हूं। देखो, कितने में खरीदा है ना, खरीद का मूल्य जो है, खरीद मूल्य कितना है? खरीदा, तो खरीदा तो कहां से गया? आपकी जेब से गया, इसी को क्या बोला? लागत मूल्य, या इसी को क्या बोल सकते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य, लागत मूल्य, इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीपी। तो सीपी कितना है? 110 रुपए। और कितने में बेचा? आपने कहा बेचने पर, तो बेचने वाला मूल्य है ना, बेचने का मूल्य, इसी को क्या बोलते हैं? बिक्री मूल्य, या फिर विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं वी, और मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया, या इंग्लिश में इसी को सेलिंग प्राइस। कितने का बेच रहे बेटा? 114.4 का। मैंने पूछा लाभ हुआ कि हानि बताओ, आपने कहा 110 बढ़ा है कि 114? 114.4 बढ़ा है। तो यहां पर आपने बोला अगर ये इससे बड़ा है, दो मुंह किसके तरफ है? सेलिंग प्राइस की तरफ, तो यहां पर लाभ हो रहा है, ये इससे बड़ा है। अगर लाभ हो रहा है तो आपने कहा प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, कितने का लाभ हो रहा है? आपने कहा लाभ हो रहा है 110 और 114.4, इसको घटा लोगे, डिफरेंस देख लो, तो आपने कहा 4.4 का। कितने का फायदा हो गया? 4.4 का। 4.4 का फायदा है। अच्छा सर, फायदा तो निकालना हमें आता है, अंतर निकाल लिया, लेकिन लाभ प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत हमको नहीं याद आ रहा है, तो हमने अभी आपको बताया था लाभ प्रतिशत या परसेंट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितना लाभ हुआ है किस पे हुआ है? लाभ आपका हुआ है कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। तो आपने कहा 4.4 का फायदा है 110 पे, और इसी को गुणा किससे करते हैं? 100 से गुणा करते हैं क्या भाई? देखो, क्या इसी को 100 से गुणा करते हैं? बिल्कुल इसी को 100 से गुणा करते हैं। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर? 4.4 इंटू 100 के बराबर। कितने बच्चों को बात समझ में आई बताइए जरा? क्लियर हो गया? तो करेक्ट आंसर जो परम सत्य होगा वो क्या हो जाएगा? 4% के बराबर, है ना। 4% विल बी द राइट आंसर। चलो, तो सभी बच्चों को आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन सभी बच्चे करेक्ट आंसर करेंगे।
सभी बच्चे अगले सवाल का सही जवाब निकालेंगे और अब मैं वेट कर रहा हूं, देखते हैं कौन सा बच्चा करेक्ट आंसर करता है। चलिए अटेम्प्ट करिए जल्दी से। ठीक है। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में दिक्कत है कुछ? भाई देखो, ये जीरो से ये जीरो काट दिया, 11 से यहाँ दशमलव है, इस जीरो से दशमलव कट जाएगा, 11 से काटोगे 44 को 4 आएगा। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा। आप इस 100 से गुणा करोगे तो ये 440 बटे 110 हो जाएगा ना, 440 बटे 110 4 हो गया। इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन तो अच्छी है ना आपकी। चलिए अगले सवाल पे आ जाओ। अगले सवाल का देखो राइट आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है सवाल। 448 रुपए में खरीद कर 470.4 रुपए में बेचने पर लाभ या हानि क्या होगी? कर सकते हैं अटेम्प्ट। आपने कहा सर खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस कितने का है 448, बेचा कितने में 470.4 में, तो लाभ हो रहा है ऐसा लग रहा है 48 से 70 बड़ा है, 70 बड़ा है तो लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? आपने कहा 50 से 70 जाते तो 20 होता, यहाँ 48 से जा रहे तो 22 होगा, तो 22.4 इतने का लाभ है ना। लाभ अगर पूछेगा तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन लाभ नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ कैसे निकालोगे? प्रतिशत लाभ किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू 22.4 और इसको डिवाइड कर दोगे कितने से 448 से, और गुणा कर दोगे कितने से 100 से। तो 100 से गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2240, डिवाइड कितने से करोगे 448 से। आपने कहा सर 224 का पहाड़ा अगर दो बार पढ़ दें तो ये आ जाता है, 2 से अगर 10 को काट दें तो 5 आ जाएगा। तो कितने बच्चे हैं जिनका आंसर 5% के बराबर आ गया? सो राइट आंसर विल बी ए पार्ट, दैट इज 5%। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो बेटा टाइमिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, एक क्लास वो वेडनेसडे अगर ऐसा ऑफ रहता है तो रहेगा, नहीं तो आपकी जो टाइमिंग है ना क्लास की दैट विल बी 1 PM, और ये काइंड ऑफ रेगुलर रहेगी आपकी। जब भी छुट्टी होगी तो वो मैं आपको एक क्लास पहले बताऊंगा, बट सभी बच्चे रेगुलर हो और टाइम पर आप क्लासेस को अटेंड करिए, क्योंकि अब क्लासेस को अटेंड करेंगे तो ही अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और अगर आप क्लासेस को नहीं अटेंड करेंगे तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊंगा आपको, है ना? फिर मजा मुझे भी नहीं आएगा ना। आप जैसे कुछ बच्चे हैं जो कुछ दिन आते हैं फिर नहीं आते हैं, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे नाम पता चल जाते हैं, फिर आप नहीं आते हो तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो बात तो बन नहीं रही अपनी, है ना? आपस में बात बननी चाहिए ना भाई, है कि नहीं? कुछ आप कुछ मैं, हम लोगों के आपस में बातचीत होनी चाहिए। आप रेगुलर रहेंगे तब तो बातचीत हो पाएगी। तो कोशिश करिए कि आप लोग रोज रेगुलर रहो, और मैं एक डाउट सेशन भी लूंगा जिसमें मैं आप बच्चों के क्वेश्चन को चेक किया करूंगा कि आप में से किसी बच्चे के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं तो उनको सॉल्व कर दिया करूंगा। ठीक है? तो आप परेशान नहीं हो, आप सारी चीजें मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ करने की। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। देखो क्वेश्चन क्या है, आपकी जेब से जितना गया और कितने में उसको सेल किया है, इसी पे लाभ या हानि पूरी डिपेंड करती है। चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लो। बोल रहा है विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी में कलाई घड़ी खरीदता है, और उसके बाद क्या करता है, उसकी मरम्मत में 15 रुपए खर्च करता है। यदि उसे 300 रुपए में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? देखो क्या आंसर हो जाएगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कॉस्ट प्राइस को सही से समझ पाए कि कॉस्ट प्राइस क्या है, और सेलिंग प्राइस सही से समझ पाए। अगर आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइसेस को सही से समझ पाओगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। देखो आपकी जेब से कितना गया, इसीलिए मैंने बार बार बोला लगा कितना, आपकी जेब में कितना भार पड़ रहा है। तो कितना भार पड़ रहा है? आपने कहा 225 रुपए की कलाई घड़ी है, ठीक है, खरीदता है, तो ये खरीद मूल्य हो गया, लागत मूल्य हो गया। यहाँ पर मरम्मत जो कराएगा तो 15 रुपए कहां से, अपनी जेब से ही देगा ना, तो अपनी जेब से 15 रुपए खर्च करता है। तो टोटल कितना खर्च हो गया आपकी जेब से? आपने कहा 225 और 10 235 और 5
240 रुपए सर मेरी जेब से खर्च हो गया, 240 रुपए। और मुझे कितने में उसने बेचा है? उसने बेचा है 300 रुपए में। तो 300 रुपए में वो इसको इस तरह से बेच देता है, तो ये आ जाएगा 300 रुपए के बराबर। बात समझ में आ गई? तो 300 रुपए में बेचता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो आपने कहा 240 से गया 300, ठीक है, 240 से गया 300, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, 6 से काटोगे तो कितना आएगा 4, 6 से काटोगे कितना आएगा 5। तो ये आपका क्या हो गया, एक का प्रॉफिट 4 पे, यानी कि कितना 25% के बराबर। अब मैंने सर ये क्या कर दिया सर ये क्या कर दिया सर, ये तो कुछ अलग ही कर दिया आपने। हाँ, ये चीज अब आपको मैं सिखाता हूं। दो चीजें हैं जो आपको सीखना है, ठीक है। जैसे अभी तक आपने दो क्वेश्चंस के आंसर किए, यहां पर भी आप इन चीजों को देख सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे नंबर्स ऐसे हैं कि उतना वर्क नहीं करेगा, और यहां पर जैसे देखोगे तो यहां पर भी नंबर दशमलव वाला था, तो वर्क कम कम करता है। इसी क्वेश्चन से ही आप इस चीज को सीखोगे कि 240 रुपए से 300 रुपए पे गए, तो फायदा कितने का हुआ? फायदा हुआ 60 रुपए का। कितने पे? 240 पे। गुणा करोगे 100 से, आप आंसर इसका ऐसे भी निकाल सकते हो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 6 से काटोगे 24 को 4, 4 से काटोगे 100 को आ जाएगा 25। करने का ये तरीका भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आप एक तरीका ये भी सीख सकते हो कि असल में होता क्या है। होता ये है बेटा कि जो प्रतिशत वाली चीजें है ना, जहां पर भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आती है, तो प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ में एक रेशियो बनता है, एक रेशियो बनता है, यानी कि ऊपर क्या आता है प्रॉफिट, नीचे क्या आता है कॉस्ट प्राइस, और गुणा होता है 100 से। तो देखो बात यही है जो हम लोगों ने सीखा था प्रतिशतता में, परसेंट में, कि अगर कोई ये बोलता है कि कोई वस्तु 3 रुपए थी और 4 रुपए हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 3 से 4 गया, कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई है ना 3 पे। यही सेम चीज जो हम लोगों ने सीखा था ना, इसको क्या बोलते हैं? क्रमिक, है ना, सक्सेसिव, सक्सेशन है ये, है ना, क्रम से जब कोई चीज बढ़ती है, तो वो वाली जो चीज है वही यहां पर भी है। तो अगर कोई 3 से 4 जा रहा है, यानी कि एक एक की वृद्धि हो रही है, तो इसी चीज को कोई बोल सकता है कि अगर कॉस्ट प्राइस 3 था और सेलिंग प्राइस 4 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो रही है? आप बोलोगे 1 की। अगर यही बोलता प्रतिशत वृद्धि कितने की है, तो आप क्या कहते? 1/3 गुणे 100, 1/3 की प्रतिशत वृद्धि है ना, 1/3 यानी कि 33.33। अगर इसी चीज को कोई बोले कि 3 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य 3 रुपए है, और 4 रुपए का सेलिंग प्राइस है, तो आपसे पूछे कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है, तो भी आंसर सेम हो जाएगा। अब इसी चीज को लिखने का देखो तरीका क्या हो सकता है, 120 से गुणा कर दो। 120 से गुणा करोगे तो 12 तिया 36, 360, और 4 में गुणा करोगे तो 12 चौको 48, 480। तो यहां से भी आप आंसर बता सकते हो कि इस केस में भी आंसर सेम होगा। सेम चीज मैंने यहां पे करी है कि 240 से 300, तो एक तरीका तो यही है कि 60 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर? कॉस्ट प्राइस 240 पे, गुणा कर दिया 100 से। और एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, जो भी इसमें कॉमन नंबर है, जो भी इसका कॉमन नंबर है उससे डिवाइड कर दूं। जैसे जीरो दिख रहा था, जीरो काट दिया, 6 से 24 भी कट रहा है, 6 से 30 भी कट रहा है, 6 से काट दिया। तो ये 4 से 5 वो नंबर है सबसे सिंप्लीफाइड नंबर। तो इससे आपका आंसर कितना आ जाएगा? एक का लाभ होगा कितने पे? 4 पे, तो ये 25% के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया बेटा? चलो, तो इस तरह से आप आंसर्स करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं। सभी नहीं निकाल पाएंगे, तो अटेम्प्ट करिए, राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये जो शेर हैं जितने भी यहाँ पे, देखो तुम इंसान बन जाओ, शेर मत बनो। और अगर शेर हो तो तुम्हें पढ़ाई करने की इतनी क्या जरूरत है? ये तो बड़ा ही खतरनाक होता है, जितने भी ये बच्चे मुझे मिलते हैं जो अपने आप को शेर वगैरह कहते हैं, तो मैं बस तुम्हें इतना ही कहूंगा, तुम इंसान बनो, शेर वेर मत बनो, है ना। और पढ़ाई पे ध्यान दो। ये नया नया जो जोश चढ़ता है ना शेर बनने का, ये जब एग्जाम नहीं निकलता है तब उतरता है। तो कोशिश ये करो कि पहले से उतार लो, और पढ़ाई करो अच्छे से, दम से, मन लगा करके। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, कैसे करोगे? 3,550 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, मरम्मत में 50 रुपए लगा देता है, फिर वो उस वस्तु को 3,816 में बेच देता है ना। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। चलो, तो फटाफट अटेम्प्ट करिए।
क्या आंसर आ जाएगा अपने का? सर 50 रुपए लगा दिया तो लागत कितनी हो गई? 3600 रुपए। ठीक है, ये इसकी लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका लागत मूल्य हो गया। बात समझ में आ गई? तो आपसे क्या पूछ रहा है और आपको बताना है उस वस्तु को कितने में बेचा जाता है। विक्रय मूल्य आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कितने का दिया गया है? विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया गया है 3816 का। तो 3816 आपने कहा कितने का लाभ हो रहा है? कितने का लाभ हो रहा है बताइए? आपने कहा 600 से 800 गए 200 रुपए का, 16 रुपए और एक्स्ट्रा है, 216 का लाभ है कितने में? कॉस्ट प्राइस 3600 पे। तो 3600 और क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, 36 से काट दोगे 216 को 6 आ जाएगा। तो 6% विल बी द राइट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने आंसर निकाला है वेरी गुड। हाँ, वेद शास्त्रों के हिसाब से इसका आंसर 6% ए पार्ट होना चाहिए। दैट इज ए पार्ट इज द परम सत्य। परम सत्य क्या हो गया? ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए इसी तरह से अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल अटेम्प्ट करो और इस सवाल को जरा पढ़ो तो। ये सवाल कुछ नया सा है, बढ़िया सा है। जरा देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही गजब का है। इसका देखो राइट आंसर क्या आएगा। जय हिंद बेटा, बिल्कुल। हमारा देश जय यानी जीतता रहे, जय हिंद, है कि नहीं? अच्छा, आप सभी जय हिंद बोलते हैं। आपको पता है सबसे पहले जय हिंद किसने नारा दिया था? ये नारा है किसी का कि हिंद हम रहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए। बताओ भाई, कितने बच्चों को पता है कि ये नारा किसने दिया था? इसका मतलब क्या होता है? भारत की विजय, यानी कि हमारा जो देश है भारत, वो हमेशा जीता रहे। ऐसा बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था इसको। चलो इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करिए। नहीं बन रहा है? अटेम्प्ट करो बेटा, प्रयास करिए। इतनी जल्दी हार मानना तो अच्छी बात नहीं है कि नहीं? प्रयास करना चाहिए। देखिए एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 रुपए में खरीदी। उसने उनकी मरम्मत करा करके उन्हें 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेच दिया। ठीक है, उसे 150 रुपए प्रति मशीन पे लाभ हुआ। उसने मरम्मत में कितने रुपए खर्च किए? अब देखो यहां पर आया प्रति मशीन, है ना, प्रति मशीन आया, यानी कि एक मशीन कितने की? 300 की दर से बेचा था। मशीनें थी कितनी? 30। तो 30 मशीनें उसने कितने रुपए की? 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेचा है। तो 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेचा, तो कुल उसने कितने में बेचा है? आपने कहा 9000 रुपए में उसने टोटल बेच दिया। और कितनी मशीनें थी? 30 मशीनें थी। और कितने का लाभ हो रहा है? हर एक मशीन पे 150 रुपए प्रति मशीन उसको लाभ हो रहा है। तो 150 रुपए प्रति मशीन, तो आपने कहा एक मशीन पे 150 रुपए, तो प्रति मशीन 150 कितना? 4500। इतने का तो उसको लाभ हो गया। 9000 उसने क्या किया है? 9000 उसने सेलिंग प्राइस है, इतने में बेचा है। यहां पर इसको क्या दिया गया? प्रॉफिट दिया गया, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है? आपने कहा विक्रय मूल्य दिया गया, लाभ दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? कुछ भी पूछना चाह रहा हो आप, क्रय मूल्य तो बता ही सकते हैं।
आपने कहा क्रय मूल्य कितना होता है, अगर प्रॉफिट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो आप क्रय मूल्य बता सकते हो, इसका अंतर क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों का अंतर होता है। तो आपने कहा ये इसका क्रय मूल्य आ गया, इसकी लागत इतनी लगनी चाहिए। अब देखो ये क्रय मूल्य आ गया, तो क्रय मूल्य में क्या क्या आएगा, 1000 रुपए में तो उसने खरीदा था, तो 1000 ये इसकी जेब से गया था, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका 4500 क्रय मूल्य है। तो मुझे बताओ कि 1000 का खरीदा था, 4500 क्रय मूल्य आ गया, मतलब 3500 कहीं और उसने खर्च किया है। तो ये जो 3500 रुपए हैं, ये उसने कहां पर खर्च किए, उसने मरम्मत करवाई है, और वही पूछ रहा है मरम्मत में कितने खर्च हुए। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा बेटा, 3500 के बराबर। देखो क्या आसान सवाल था, इसको किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था, बताओ जरा। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। 3500 इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, परम सत्य है कि नहीं। और वेदों शास्त्रों के हिसाब से भी अगर आप निकालोगे तो भी 3500 ही इसका राइट आंसर आएगा। और जो जय हिंद का नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने भी दिया था, और एक हैदराबाद का क्रांतिकारी जिसका नाम आई थिंक आबिद हसन था, उन्होंने इसको सबसे पहले दिया था। तो अगर ऑप्शंस में आपके क्वेश्चन में दोनों है, तो दोनों वैसे होंगे नहीं, आबिद हसन का आंसर रहता है जनरली, और कहीं कहीं पर आबिद हसन ऑप्शन में नहीं होगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने भी इसको दिया था। हालांकि दोनों ने बहुत आसपास के टाइम पे दिया है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसको, इस नारे को जब दिया तो वो अपनी रैलीज में ही इन्होंने दिया, जबकि आबिद हसन ने काफी पहले इसको दे दिया था। तो दोनों आंसर्स रहते हैं, हालांकि इसका आंसर जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आबिद हसन ही दिखाता है, ठीक है। बाकी सुभाष चंद्र बोस ने भी इसको दिया है, तो देख सकते हो आप जो भी इसका राइट आंसर हो, ठीक है। तो ये जय हिंद के नारे के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। 30 खराब मशीनें, खराब मशीनों की कोई कीमत नहीं होती, तब भी उसने कितना, 1000 रुपए पे किया कि लाओ हम बना लेंगे, खुद से बना लेगा, तो उसने खरीद लिया, है ना। ऐसे 30 मशीनें 1000 रुपए में खरीदी, तो कॉस्टिंग कितनी लगी, 1000 की उसकी कॉस्टिंग आई। बात समझ में आई। इसके बाद देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बढ़िया चीजें बोल रहा है। तो मशीनें कितनी है, 30। अब प्रति मशीन के बारे में बता रहे हैं कि हर एक मशीन 300 रुपए की, तो 30 मशीनें कितने की, 30 गुणे 300 यानी कि 9000 की उसने बेच दी। और इतने पे बेचा ही नहीं है, 150 रुपए हर एक मशीन से एक तरह से उसने कमाया है। तो 150 रुपए हर एक मशीन से कमाया, तो 30 मशीनें थी, 150 कमाया, तो कितना, 15 तिया 4500, 4500 रुपए उसका लाभ हो गया। प्योर फॉर्म में लाभ कितना है, 4500। विक्रय मूल्य कितना है, 9000। तो कितने की कॉस्ट कितने की आई होगी, क्रय मूल्य कितने का लगा होगा, आपने कहा 9000 में बेच रहा है, 4500 का प्रॉफिट है, तो 4500 रुपए उसकी कीमत आई होगी, है ना। उतनी उसकी लॉस्ट, उसकी जो कॉस्टिंग है, जो उसका क्रय मूल्य है, जो उसकी लागत है, लागत कितनी, 4500 की आई। अब 4500 में क्या क्या चीजें देखनी है, तो 4500 में 1000 रुपए उसके क्या हो गए, उसकी कॉस्टिंग है, सीधे से ही, सीधे से 1000 रुपए तो उसने उतने में तो खरीदा ही था, तो 1000 रुपए ये। तो फिर ये 4500 कैसे हो रहा है, मतलब 3500 उसने मरम्मत में लगाए हैं। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो अगले। अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले सवाल का सही जवाब दोगे। चलो अगले सवाल का देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जरा अटेम्प्ट करो, प्रयास करो इसका सही आंसर निकालने का। बढ़िया क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। देखो, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात सिर्फ दे दे, कितना, आपने कहा लागत मूल्य कितना बोल रहा है सर, सर लागत मूल्य बोल रहा है, लागत मूल्य कितनी, 25 बोल रहा है। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बोल रहा है 26 है। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइसेस का रेशियो ही दे दिया जाए, इसी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कैसे, इसका मतलब ये होता है कि अगर 25 रुपए आपकी लागत आई, तो 26 रुपए में आप बेच रहे हो, तो 1 रुपए का
फायदा हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। तो 1 रुपए का प्रॉफिट कितने पर, 25 पर, तो ये आप लिखोगे और गुणा कर दोगे 100 से, ये आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो लाभ प्रतिशत, बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दे दिया, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, वो लोग, आपको अभी बात समझ में आ गई बेटा, अभी क्लियर है? अब इस चीज का जस्ट उल्टा भी एक मीनिंग होता है, उसको भी आप समझिए, ठीक है? उल्टा मीनिंग क्या होता है? उल्टा मीनिंग ये होता है कि अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको बोला जाए कि 4% जो है वो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत अगर 4% है, तो ऐसे में अगर आपसे बोल रहा है क्वेश्चन कि लाभ प्रतिशत कितना है, 4% है, तो इसका मतलब क्या होता है, लाभ प्रतिशत 4% का मतलब ये 4% जो होता है वो 1/25 होता है। आपने कहा सर 1/25 कैसे आ गया, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, परसेंट का मतलब कितना होता है, 1/100, तो इसको 1/100 लिखोगे, 1/100 में से अगर 4 से काटोगे 100 को, तो ये कितना आ जाएगा, 1/25। तो अब इसका मतलब भी आप समझ लो कि लाभ प्रतिशत अगर कभी भी आपको कहा जाए कि 4% का लाभ परसेंट है ना, लाभ प्रतिशत अगर 4 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 25 है, ये 25 जो है ये क्या है, ये इसका क्रय मूल्य है, ये 25 इसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है, और ये एक इसका क्या है, ये एक इसका लाभ है, कितने पर, 25 पर। ये बात आपको समझनी है, ये दोनों चीजें आप समझना, और ये बड़ा आपको मदद करेगा आगे क्वेश्चंस में। तो कभी भी हम लोग लाभ प्रतिशत बोले तो 4% है, तो 1/25 मतलब 25 रुपए की कॉस्ट पे 1 रुपए का फायदा है, 1/25 है, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर 25 से 26 जा रहा है, तो 25 से 26 जा रहा है, यानी एक का लाभ है 25 पे, एक का लाभ 25 पे गुणा कर दोगे 100 से, तो वो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। चलो अगला सवाल तो लाजवाब है, और ये उन लोगों के लिए जो गुलाब की तरह हैं, है कि नहीं? चलो इस सवाल को पढ़िए, और बहुत ही लाजवाब सवाल है, इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन पर खरीदे, यदि वह उन्हें 1 रुपए प्रति फूल की दर से बेचे, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? यहां से आपको यह समझना है कि जो संख्या है ना, वो मैटर नहीं करती है। आपने कहा सर संख्या मैटर ही नहीं करती, नहीं मैटर करती अगर आपसे लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। अच्छा देखो मैं आपको बता दूं, देखो जैसे 3 रुपए से आपको मैंने सिखाया था कि मान लो 2 रुपए से 3 रुपए पे गए, तो आपको लाभ कितने का हुआ, 1 का, कितने पर, 2 पर। तो लाभ अगर मैं इस साइड लिखता हूं तो आप क्या बोलोगे कि 1 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन अगर मैं इस साइड लाभ प्रतिशत लिखता हूं तो देखो कितने का हुआ, आपने कहा 1 का लाभ है 2 पर, गुणा करोगे 100 से, तो ये कितना आ गया, 50% के बराबर, 50% के बराबर है। अब देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, 4 से कितना, 6 पे गए, तो लाभ कितने का हो गया, 2 का, बिल्कुल 2 का लाभ हो गया, लेकिन लाभ प्रतिशत कितना है, 2 का लाभ है 4 पे, गुणा करोगे 100 से, सेम वैल्यू आएगी। आपने कहा सर ऐसे कर रहे हो, अच्छा ऐसे करके देखो, कितना कितना लिख दें, 18 लिख देते हैं ना, तो यहां पर कितना है, 27 है, तो 18 से 27 गए, कितने से गुणा कर दिया, 9 से, तो अभी भी देखो लाभ कितने का हो गया, 9 का, लेकिन प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत कितना है, 9/18 गुणे 100। आपने कहा सर ये अभी भी उतना ही है, अभी भी 50% है। तो जो लाभ प्रतिशत होता है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कितनी वस्तुएं आपने बेची है। यानी कि मैं इस सवाल में अगर 240 हटा भी दूं, मैं सिर्फ आपसे इतना कहूं कि 9 रुपए प्रति दर्जन आप खरीद रहे थे और 1 रुपए प्रति फूल आप बेच रहे हो, तो आंसर आपका सेम आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। कैसे? और वो चीज आप सीखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? देखो 9 रुपए प्रति दर्जन, इसका मतलब क्या होता है कि 9 रुपए के कितने, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 12 फूल कौन से, गुलाब के, ये इंपॉर्टेंट है, फूल गुलाब का है ना, चमेली का मत समझना। तो ये 12 फूल जो है वो कितने के हैं, 9 के हैं। आपने कहा 1 रुपए प्रति फूल, इसका मतलब क्या है, 1 रुपए का एक फूल है, 1 रुपए का एक फूल है का मतलब 2 रुपए के 2 फूल है, इसका मतलब 12 फूल कितने के हैं, 12 रुपए के हैं। आपने कहा सर फूलों की संख्या बराबर कर ली, फूलों की संख्या बराबर कर ली, क्यों बराबर करी फूलों की संख्या, ताकि हम ये समझ सके कि कितने का वो खरीद रहा है और कितने में वो बेच रहा है।
तब तो बात समझ में आएगी ना भाई, जितने खरीदे उतने बेच दिए, अब उसके पास जो भी पैसे हैं वो निकल करके आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा, आपने कहा 9 रुपए के खरीदे 12 के बेचे, 9 से कहां पे गया 12 पे, तो क्या लिख सकते हैं 3 से कहां पे गया 4 पे, तो एक का प्रॉफिट है कितने पर, एक का प्रॉफिट है 3 पर, 1/3 कितना हो जाता है, गुणा कर दोगे 100 से, आपका आंसर कितने का आ जाएगा 33 सही 1/3%, यानी कि डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, समझ लिए, चलो बहुत अच्छे। ठीक है, राइट आंसर आ गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझाते हैं। देखो एक बार और समझ लो, कई बच्चे होंगे है ना, कई ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि सर 240 मान करके ही करो, इसको क्वेश्चन में दिया है, इसका कुछ तो मतलब होगा, ऐसे ही नहीं देगा। क्वेश्चन बनाने वाला अच्छा आदमी होगा, ऐसे गलत तो नहीं बनाएगा। तो चलो 240 मान करके करते हैं, अपना आंसर तो आ गया 33 से 1/3%। अब 240 मान करके भी देख लो, आप लोग सीख लो। देखो हमेशा एक चीज ये याद रखना कि आप जितनी चीजें खरीदते हो जब तक उतनी बेच नहीं देते हो, आपको लाभ या हानि का अंदाजा नहीं लग सकता, है ना। तो जितनी चीजें आप खरीद रहे हो जब तक उतनी बेचोगे नहीं, भाई अगर देखो ऐसे समझो कि आप दुकान पे बैठे हो, आप टॉफी लेकर के आए और टॉफी खुद ही खा गए, तो फिर तो नुकसान नुकसान हो रहा है ना। तो कभी भी इसीलिए दुकान वाला क्या करता है कि अगर घर पे भी कोई चीज देता है ना, तो वो क्या करता है जितनी चीज देता है उतने रुपए गुल्लक में अपनी जेब से डालता है, ताकि वो जब लाभ या हानि कैलकुलेट करे तो सही उसको वैल्यू पता चले। बात समझ में आई। तो ये बहुत जरूरी होता है, यानी कि वस्तुएं जितनी आप खरीदो उतनी ही बेचो। कभी ऐसा नहीं कि 10 वस्तुएं खरीद के आए 15 बेच दी, पॉसिबल ही नहीं ना। जितनी आप वस्तुएं लाओ उतनी वस्तुएं बेचो, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि सर 240 से सिखा दो, बाद में तो हम समझ तो लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है 240 गुलाब हैं। देखो प्रति दर्जन का मतलब क्या होता है कि 12 गुलाबों का मूल्य कितना है 9 रुपए। तो 240 का कितना होगा, आपने कहा 12 में कितने से गुणा किया, 12 दूनी 24, 20 से गुणा किया, तो 9 में कितने से गुणा हो जाएगा, 20 से, 9 दूनी 18, 180 रुपए। ये आपका क्या आ गया 180 रुपए लागत आ गई। बात समझ में आ गई, हाँ बात समझ में आ गई। अब देखो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 रुपए का एक बेचता है, तो टोटल फूल कितने हैं 240, तो आप कितने से गुणा करोगे 240 से, है ना। बात समझ में, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 240। अच्छा आपने कहा हाँ सर ये बात ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तो 180 लागत है और 240 में बेच दिया, तो ये क्या है, ये उसका विक्रय मूल्य है। तो अब प्रॉफिट जरा बताइए, तो 180 से 240 आपने कहा कितने का प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपए का। 180 से 240 60 रुपए का प्रॉफिट है, 60 रुपए का प्रॉफिट कितने पर 180 पर, तो गुणा करोगे 100 से, अपने का एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 6 से काटोगे 18, 3, 100/3 आ गया। अभी भी आंसर कितना आ रहा है 33.33, 100/3 यानी 33.33%। ये बेसिक मेथड हो गया जिससे आपने चीजों को सीख लिया, लेकिन अब आपको करना ऐसे नहीं है। कैसे करोगे, अगर क्वेश्चन में लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, तो उस केस में आप वस्तुओं पे ध्यान नहीं दोगे। आप कहोगे सर 9 रुपए प्रति दर्जन है, तो 9 रुपए प्रति दर्जन है, यानी कि एक दर्जन यानी कि 12 वस्तुओं की कीमत कितनी है 9 रुपए हमने अदा करी है, और हमें मिलेगा कितना 12 वस्तुएं 1 रुपए प्रति दर्जन है, 1 रुपए प्रति फूल है, तो 12 फूल कितने में 12 में बेचोगे, तो 9 से 12 जाओ या फिर 3 से 4, तो 3 से 4 मतलब एक का लाभ 3 पे, एक का लाभ 3 पे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 33.33% के बराबर। बात समझ में आया, क्लियर हो गया, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चे इसका राइट आंसर करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन है, इसको होमवर्क की तरह भी कर सकते हैं, तो आप इसको होमवर्क के लिए करके आओगे। चलो इस क्वेश्चन को होमवर्क की तरह करना, कल मैं आपका जो सवाल है क्लास है वो यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लो, कल इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके आना। कल की क्लास जो 1 बजे स्टार्ट होगी, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग इसके आगे चीजों को सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो कॉन्सेप्ट आज आपने क्या क्या सीखे, आज आपने बेसिक जो इसके एक्सप्लेनेशंस हैं वो सीखा आपने, किस तरह से प्रॉफिट लॉस, परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस, डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट हो गया, है ना, आपके मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइसेस क्या क्या होते हैं।
और दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, कभी भी वस्तुओं को बेचा जा रहा है, वस्तुओं को बेच रहे हैं, तो वस्तुओं की अगर संख्या दी गई है तो संख्या बराबर होनी चाहिए। इस पे बेस्ड एक छोटा सा सवाल और भी इस तरह से बनता है कि 1 रुपए की 5 खरीद करके 1 रुपए की 4 बेच दिया, है ना, ये खरीदा और यहां पर ये बेच दिया, तो पूछता है कि लाभ या हानि क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आया अगर आपके पास कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 1 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदी। क्वेश्चन कैसे बोलेगा बताऊं, ऐसे बोलेगा कि 1 रुपए के 5 अंगूर खरीद करके 1 रुपए के 4 अंगूर बेच दिए, बताइए लाभ हुआ कि हानि। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैं कल आपको सिखाऊंगा, वस्तुओं को बराबर करने का, ठीक है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, अटेम्प्ट करना, और बाकी कल के लिए हम लोग कल 1 बजे मिलेंगे। और आज का जो ये होमवर्क है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा, कल हम लोग इसी के आगे मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग क्लास में आपने अटेंड किया और ये क्वेश्चंस थोड़ा सा पढ़िएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।